Assalamualaikum. Today we are going to start the chapter number 5 of manual therapy which is joint mobilization. उन्होंने कहा है कि जब हम पेशेंट को असेस करेंगे तो हमने ऑब्ज़र्व करना है कि पेशेंट वन कैन सी, हम पेशेंट को देखेंगे और मेजर करेंगे। वन कैन सी एंड मेजर द डिक्रीज एक्टिव मूवमेंट, पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे और हम देखेंगे कि पेशेंट की कितनी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, और जॉइंट प्ले कितना रिस्ट्रिक्टेड है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पैसिव ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट जिसमें ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग वगैरह रहता है वो अप्लाई करेंगे। जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हुई हुई थी, डिक्रीज़ हुई हुई थी, उसको इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ इन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और जो रिस्ट्रिक्शन इन जॉइंट प्ले था उसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे। और इन दोनों की कंडीशन में पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं और जो पेन है वो कम होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा है हैंड्स ऑन स्किल्स। जॉइंट मोबिलाइजेशन की जितनी अच्छी हमारे पास हैंड्स ऑन स्किल्स होगी उतना ही हमारे पास डायग्नोसिस एक्यूरेसी अच्छी होगी और उतना ही ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। अब जॉइंट मोबिलाइजेशन के 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला है पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। अब ये जो पेन रिलीफ है वो हम देंगे स्लैग जोन तक, ग्रेड 2 के स्लैग जोन तक। रिलैक्सेशन में हम ट्रांजिशनल जोन भी इंक्लूड करेंगे। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में पेशेंट को ग्रेड 3 का स्ट्रेच देना है इन बोथ एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और फिर हम पेशेंट को मैनिपुलेट करेंगे, जिसमें हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देंगे। उसके बाद अगर हम गोल्स की बात करें तो जब हम पेशेंट को जॉइंट मोबिलाइजेशन देंगे तो हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट की ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस पे बेस करता है, बायोमैकेनिकल असेसमेंट ऑफ जॉइंट पे। हम देखेंगे कि जॉइंट हाइपोमोबाइल है या हाइपर मोबाइल है। अगर जॉइंट हाइपोमोबाइल है, उसकी मोबिलिटी कम हो चुकी है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन और रिस्ट्रिक्शन है जॉइंट पे में, और अब नॉर्मल एंड फील है, तो हमने देखना है कि वो कौन सी क्लास है, क्लास 1 और 2, जो कि हम पिछले चैप्टर टेस्ट ऑफ फंक्शन में मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटरी मूवमेंट्स पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये एक्सप्लेन हो चुका है। जिसमें हमारे पास हाइपोमोबिलिटी थी कि 3 क्लासेस है, जिसमें 0 में कोई मूवमेंट नहीं होगी, 1 में हमारे पास कंसीडरेबल डिक्रीज़ और 2 में स्लाइड डिक्रीज़ इन रेंज ऑफ मोशन आएगा। तो जब स्लाइड और कंसीडरेबल होगा ग्रेड क्लास 1 और 2 की हाइपोमोबिलिटी, तो वहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन इन ग्रेड 2 एंड स्ट्रेच मोबिलाइजेशन इन ग्रेड 3 टू इम्प्रूव द जॉइंट फंक्शन। और जो क्लास 0 है, जहाँ पे एनकाइलोस्ट है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही और जॉइंट कम्प्लीटली फ्यूज़ हो गया है, तो वहाँ पे हम जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं दे सकते क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो हमने ये 2 कब ग्रेड यूज़ करना है, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेचिंग व्हेन देयर इज़ अ हाइपोमोबिलिटी विद एबनॉर्मल एंड फील इन क्लास 1 एंड 2। हमने बात कर ली हाइपोमोबिलिटी की। अब हम बात करेंगे हाइपर मोबिलिटी, जहाँ पे पेशेंट का जॉइंट वो है वो हाइपर मोबिलिटी में गया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में। उसकी भी हमारे पास 3 क्लासेस नहीं, 4, 5 एंड 6। 4, 5 में अगर पेशेंट को हाइपोमोबिलिटी है क्लास में, तो हमने पेशेंट को स्टेबलाइजिंग ट्रीटमेंट देनी है और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करानी है। लेकिन अगर पेशेंट को क्लास 6 हाइपोमोबिलिटी और पेशेंट को कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है, तो हम उसको कोई भी स्टेबलाइजेशन तक नहीं करवाएंगे, हम उसको सर्जिकली ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम अब ग्रेड्स जो हमने पढ़े हैं उनको, टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी टेक्निक किसके लिए होती है। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन के लिए हमने पढ़ा कि हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैग जोन में रहते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये हम कहाँ दे सकते हैं, मस्कुलर टेंडरनेस है यहाँ पे। ठीक है, और ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन है उसने क्या करना है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है, और जो बहुत ही मिनिमल हमारे पास होती है फोर्स, जो कि हम जिस पेशेंट को करेंगे उसमें अगर कोई फ़ायदा नहीं ना होता तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता, इसलिए इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अब अगर एक पेशेंट है उसको स्वेयर पेन एज एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स सच एज मसल स्पाज्म या पैरास्थीसिया नॉर्मल सेंसेशन है, और हमें उसका बायोमैकेनिकल स्टेटस भी कंफर्म नहीं हो रहा कि अदर जॉइंट हाइपरमोबाइल है या हाइपोमोबाइल, और पेशेंट को हम ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग भी नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट को टॉलरेट ही नहीं है, पेशेंट को पेन ही बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे। सिम्टम्स कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और 2 का स्लैग जोन देके। ठीक है, पहले उसके सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे और फिर जब उसकी पेन ख़त्म होगी फिर फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे। अब हमने जब ग्रेड 1 और 2 के स्लैग जोन के साथ हम इंटरमीडिएट ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके। इससे क्या होगा, हमारे पास जो जॉइंट की नॉर्मल फ्लूइड विस्कोसिटी है वो हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग द जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी बाय जॉइंट फ्लूइड्स रादर देन बाय शॉर्ट एंड पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर।
जो जॉइंट फ्लूइड हमारे पास विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा हुई थी, जब हम ट्रैक्शन देंगे तो उसकी विस्कोसिटी नॉर्मल होगी। जो शॉर्ट एंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर थे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम उसको ये ट्रैक्शन विद ये देंगे तो उसके नॉर्मल फ्लूइड विस्कोसिटी की वजह से जॉइंट इंप्रूवमेंट ज़्यादा इंक्रीज होगी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देन हमने जो है ये ग्लाइड और ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइजेशन विद ट्रैक्शन बोथ इन रेस्टिंग पोजीशन और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन देनी है। अब पेन रिलीफ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन में भी यही बात है। उन्होंने कहा है कि आपने ग्रेड 1 2 ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन स्लैग जोन के साथ साथ ट्रैक्शन प्रोवाइड करनी है इन बोथ एक्चुअल एंड रेस्टिंग पोजीशन। और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर सिम्टम कंट्रोल। जब भी हमने पेशेंट के एक सिम्टम्स कंट्रोल करने होंगे लाइक स्वेलिंग, पेन, एडीमा, रेडनेस, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हमारे पास यही आएगी। ट्रैक्शन इन ऑल प्लेन्स एंड एक्सिस अप्लाई करनी है। और ये ख्याल रखना है कि जब पेन को ट्रीट करेंगे सिम्टोमेटिक तो स्लैग जोन में रहना है, ट्रांजिशन में नहीं जाना। अब उन्होंने कहा है हमने पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव कर दिए, उसके सिम्टम्स डिक्रीज़ आ गए और अब पेशेंट टॉलरेट कर सकता है बायोमैकेनिकल असेसमेंट। तो अब हम उसको बायोमैकेनिकल स्टेटस चेक करेंगे उसका विद एंड फिल असेसमेंट, और देखेंगे कि अगर हाइपोमोबिलिटी है तो हम उसको मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, और अगर पेशेंट को हाइपर मोबिलिटी है तो स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे है वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को शॉर्ट एम्पलीट्यूड और ऑसिलेटरी जॉइंट मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अदर देन ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करें, हम उसको वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस प्रोवाइड करें एट द जॉइंट। और ये भी इफेक्टिव है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। ये मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और थ्रू मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस कब यूज़ करेंगे, जब हमें बहुत ही वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड वेरी शॉर्ट एम्पलीट्यूड मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। अकॉर्डिंग टू नीड हमने डिसाइड करना कि मैनुअली अप्लाई करें या मैकेनिकली अप्लाई करें। और इससे क्या होगा, पेशेंट का पेन मसल पास में रिलीफ होगा और अल्टीमेटली पेशेंट की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी विदाउट टिश्यू स्ट्रेच। टिश्यू स्ट्रेच कहाँ पे आएगा, ग्रेड 3 में जाके, यहाँ तो हमने नहीं यूज़ किया। तो मोबिलिटी विदाउट टिश्यू स्ट्रेच। उन्होंने कहा वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन सिर्फ हम ग्रेड 1 2 में नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हम ग्रेड 2 के ट्रांजिशन और ग्रेड 3 में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा इफेक्ट आएगा। और इसको हमने कंबाइन कर देना स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के साथ, तो ये भी डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज़ करेगा। देन उसके बाद हमारे पास अगला ग्रेड है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन में हमने ग्रेड 1 और 2, अब 2 का पहले सिर्फ स्लैग जोन था, अब उसके अंदर हमारे पास स्लैग जोन प्लस ट्रांजिशनल जोन यूज़ होगा, ठीक है। और ये हम रिलैक्सेशन किस मसल की कराती है, जिस मसल को स्पाज्म हुआ आता है, मसल स्पाज्म में हम रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन कराते हैं, नॉट इन मसल शॉर्टनिंग। क्योंकि मसल स्पाज्म को रिलैक्स करवाएंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मसल शॉर्टनिंग को रिलैक्स कराएंगे वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है आपको ये पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन इज़ डिफरेंट फॉर पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, ठीक है। क्यों, उसमें हम सिर्फ स्लैग जोन में थे, इसमें हम बोथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बोथ द स्लैग जोन। और फिर हमने पेशेंट को रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हुए ट्रांजिशनल जोन में लेके जाना है। उसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। उन्होंने कहा है आपको बताना चाहिए रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन को डिफ्रेंशिएट करें, जिसमें हमने एक जेंटल ग्रेड 1 2 पेन रिलीफ दिया था, इसमें हम थोड़ी इंक्रीज रेजिस्टेंस के साथ दे रहे हैं विद स्लैग जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। अप्लाई जॉइंट मोबिलाइजेशन, पहले हमने ट्रैक्शन दी थी, लेकिन इस रिलैक्सेशन में हम ग्रेड 1 और 2 के साथ जॉइंट मोबिलाइजेशन देंगे, बोथ इन एक्चुअल रेस्टिंग एंड resting position of the joint to decrease the pain and muscle spasm। और ये भी ध्यान रखना है कि वे joint movement is limited due to muscle spasm। मसल स्पाज्म में हमने करना है, ना कि मसल शॉर्टनिंग में। और रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करना हो, लाइक बिफोर द ग्रेड 3 स्ट्रेच। उसके पहले हमें ज़रूरी है कि हम पेशेंट के मसल को रिलैक्स करें, उससे हमें बेहतर और इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे इन पेशेंट्स के, जब वो फुली रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन से पेन प्रोड्यूस भी नहीं होनी चाहिए और इंक्रीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट गलत है, या हमारे पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करो या फोर्स चेंज करो, इस तरह से उसको मॉडिफाई करो। अब है रिलैक्सेशन ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 और 2, जिसमें हम ग्रेड 1 और 2 के साथ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देनी है। इसमें इन्होंने प्रोसीजर थोड़ा सा बताया कि आपने क्या करना है। स्लोली जॉइंट सर्फेसिस को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है,
पुल अपार्ट द जॉइंट सर्फेसिस, देन रिलीज़ इट। और फिर जब हम रिलीज़ करेंगे तो जॉइंट अपने वापस नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा, और इसी पोजीशन में हमने उसको फ्यू सेकंड्स के लिए रहने देना है। दोबारा प्रोसीजर अप्लाई करना है, मतलब रिपीट द प्रोसीजर। और जब हम इस तरह करते रहेंगे, जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट किया, रिलीज़ किया, और थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करना है, डिस्ट्रैक्ट, होल्ड, रिलीज़, एंड देन हमने पेशेंट की पोजीशन को भी रीएडजस्ट करते रहना है इन 3 डायमेंशनल पोजीशन, द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। मतलब उनका यह है कि एक पेशेंट हमारे पास, एक पेशेंट अडेप्ट टू, पेशेंट ने अपने लिम्ब को अकॉर्डिंग टू पेन रेस्टिंग पोजीशन में लाया होता है, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट को उसकी पेन नहीं है, पेशेंट का रेस्टिंग पोजीशन। और एक होती है फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग पोजीशन, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होती है। हमने पेशेंट को अडेप्टेड रेस्टिंग पोजीशन से फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग पोजीशन की तरफ लेकर आना है, तो हमने उसकी रीपोजिशनिंग करते रहना है, ठीक है। यू मे नीड टू इंटरप्ट ट्रैक्शन प्रोसीजर, रीपोजिशन द जॉइंट इन डिफरेंट डायमेंशंस, तो जब तक कि हमें न्यू रेस्टिंग पोजीशन नहीं मिल जाती, और हमने रिपीट करते रहना जब तक कि ट्रैक्शन से रिलीव नहीं करता, ठीक है। और हमने प्रोग्रेशन देखनी है इन जॉइंट पोजीशन टूवर्ड्स द रेस्टिंग पोजीशन, कि जॉइंट आइदर रेस्टिंग पोजीशन की तरफ जा रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने इसमें सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट और रिलीज़ करना है, हमने स्ट्रेचिंग पे नहीं जाना। स्ट्रेचिंग पे अगर चले जाएंगे तो हमारे पास ग्रेड 3 बन जाएगा, ठीक है। हमने इसके ग्रेड 3 को बाद में लेकर जाना है, अभी हम ग्रेड 3 में नहीं जाएंगे। अब हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है। पेशेंट को पहले बहुत दर्द थी, अब पेशेंट का दर्द ठीक होने लग गया, तो अब हम उसको पोजीशन को मॉडिफाई करेंगे दोबारा। पेशेंट को पहले कम फोर्स लगा रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, थोड़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड लगाएंगे, क्योंकि अब पेशेंट का रिस्पॉन्स ये है कि वो थोड़ा टॉलरेट कर रहा है, तो हमने उसको प्रोग्रेस करवा देना है। अब हमने पेशेंट के ट्रीटमेंट के इफेक्ट को एवेल्यूएट करना है और देखना है इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। अगर तो इम्प्रूवमेंट आई है तो ट्रीटमेंट अप्रोच ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास हमने री एवेल्यूएट करना है। इन चीज़ों को देखना है कि आइदर ये क्यों हमारे पास सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि हमने पेशेंट की पोजीशन ठीक ना की हो, तो हम पोजीशन की रीपोजिशनिंग करेंगे इन 3 डायमेंशनल। पेशेंट को ट्रैक्शन फोर्स कितनी अप्लाई कर रही है, हमने पेशेंट को चाहिए थोड़ी थी, हमने ज़्यादा लगा दी है, उसकी वजह से भी पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे पेशेंट की कोई एनाटॉमिकल मोल अलाइनमेंट तो नहीं है जो कि उसको पोजिशनल फॉल्ट में लेके जा रही है, और अगर ऐसा होगा तो भी हमारे ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ये बोथ हाइपरमोबाइल और हाइपरमोबाइल जॉइंट में हो सकता है, जिसमें एबनॉर्मल पोजीशनिंग में चला जाता है जॉइंट, मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व हाइपरमोबाइल। अब एक जॉइंट फॉर एग्जांपल हाइपरमोबाइल था, वो मूव करता करता हमारे पास किसी जॉइंट पोजीशन में स्टक हो गया। वो था तो हाइपरमोबाइल, लेकिन वो स्टक हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनर पोजिशनल फॉल्ट ऑफन करेक्ट विद, तो फिर हम उसको ग्रेड 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे। स्ट्रॉन्गली फिक्स्ड पोजिशनल फॉल्ट्स में ऑल्सो भी करेक्शन विद, और अगर माइनर था तो हमने उसको ग्रेड 2 की दी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम उसको ग्रेड 3 का स्ट्रेच देंगे, और जो उसकी मोल अलाइनमेंट थी जहाँ पे वो स्टक हुआ था उसको ठीक करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ, हमने ये सब कुछ किया, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट अप्रोच गलत है, हमें उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। इन सम केसेस रेजिस्टेंस विद सर्टेन एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू लेयंस, ट्रैक्शन ट्रीटमेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड अलॉन्ग विद मैनी फोर्स ऑफ स्ट्रेच। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फिर भी नहीं ठीक हुआ, फिर हम उसको डीएसएस करेंगे और देखेंगे कि हमारी ट्रीटमेंट अप्रोच ठीक नहीं थी। फॉर एग्जांपल हाइपर मोबाइल जॉइंट, उसके अंदर अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई सॉफ्ट टिश्यू लेयन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए वहाँ पे, तो फिर हमें अपना ट्रीटमेंट रोक देना होता है। अब हमने पेशेंट को प्रोग्रेस कराना है और उसको स्ट्रेच मोबिलाइजेशन करवानी है इन ग्रेड 3। ये इसकी इंडिकेशंस कहाँ पे होगी, जहाँ पे जॉइंट हाइपोमोबाइल होगा। हाइपोमोबाइल होने के साथ साथ उसकी एंड फील भी अब नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक जॉइंट हाइपोमोबाइल है और उसकी हार्ड एंड फील है, तो हम उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर कि देखो एक जॉइंट, अब आप सोचेंगे कि हाइपोमोबाइल है, उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको क्यों नहीं स्ट्रेच कर रहे, क्योंकि उसकी जो एंड फील है वो हार्ड है, और हो सकता है वो हार्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई बोनी लिमिटेशन हो, वहाँ पे कोई बोन बन रही हो, बोन ऑसिफिकेंस हो रही हो, तो हमने वहाँ पे कभी भी हाइपोमोबिलिटी नहीं देनी, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, बोनी फॉर्मेशन का प्रोसेस वहाँ पे जो हो रहा है। और अगर हाइपर मोबाइल है फिर तो हमने ग्रेड 3 देना ही नहीं है ना, वो तो होएगा ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि इंस्टेबिलिटी आ सकती है जॉइंट में। और ग्रेड 3 मोस्ट इफेक्टिव है इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिस्टोरिंग नॉर्मल जॉइंट प्ले। और हम ग्रेड 3 उनको देंगे जहाँ पे मसल शॉर्टनिंग हुई होगी, मसल शॉर्टनिंग हुई होगी जहाँ पे जो मसल कैप्सूल जो भी पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे आर गेटिंग शॉर्टनड,
टू इंक्रीज देयर रेंज ऑफ मोशन, एंड उनकी जो प्रोग्रेसिव स्टिफनेस हो रही है, मसल स्टिफ हो रहा था, उसकी प्रोग्रेशन को डिले करेंगे, और जो रेंज ऑफ मोशन लॉस हो रहा था उसको भी ख़त्म करेंगे। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बताइए, हाइपरमोबिलिटी विद हार्ड एंड फील एंड बोनी लिमिटेशन, द स्ट्रेच शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। अब एक जॉइंट है मेरे पास, वो हाइपर मोबाइल तो है, हाइपो मोबाइल, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, बट उसकी नॉर्मल एंड फील है और पेशेंट को पेन भी नहीं है, तो सिर्फ उसको एनाटॉमिकल वेरिएशन और वहाँ पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि पेन ही नहीं है तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे पेशेंट को। ऑल्दो अगर पेशेंट नॉर्मल है तो हम उसको स्ट्रेच इसलिए दे सकते हैं कि हमने कोई स्ट्रेस रिलीव करना है, ऑल्दो कोई वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट, उसको हम कोई इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने एक जॉइंट के पार्टनर को फिक्स कर लेना है, ठीक है, और दूसरे को स्ट्रेच करना है और सस्टेन स्ट्रेच देना है फॉर अबाउट 7 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ठीक है। और फिर विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर्स लाइक वो स्ट्रक्चर जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, लाइक टेंडन, मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह। तो इनको कि हमने क्या करना है, इनको हम जितनी ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेच देंगे उतनी ज़्यादा मोबिलिटी गेन है, लोंगर द स्ट्रेच लास्टिंग द मोबिलिटी गेन। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि अब दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लें, वो 30 to 40 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेच करें विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजेशन बेल्ट इन लार्ज जॉइंट सच एज हिप और शोल्डर के केस में, और साइक्लिक मैनर में 10 to 15 मिनट तक हमने ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते रहना। और ज़रूरी नहीं है कि जब हमने पेशेंट को रिलैक्स करना है तो हमने उसको बिल्कुल ही एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में भेज देना है, बल्कि हमने उसको ट्रांजिशन जोन में रखना है। ट्रांजिशन में छोड़ेंगे फिर स्ट्रेच देंगे, फिर ट्रांजिशन में ले जाएंगे फिर स्ट्रेच देंगे, इस तरह से। और अब हमने स्ट्रेच की दो चीज़ें हैं, एक तो वो है टाइम और एक है अमाउंट ऑफ फोर्स, लेकिन जो ज़्यादा बेस करता है स्ट्रेच वो ज़्यादा टाइम पे करता है, क्रिटिकल असेसमेंट। अगर तो हमारे पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब है हम पेशेंट को सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे। पेशेंट को सफिशिएंट टाइम के लिए स्ट्रेच दो तो फिर उसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो होगी। और अगर अब हमने ये देखना है कि अमाउंट कितनी चाहिए हमें फोर्स पे, स्ट्रेच देने के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, हम कितनी अमाउंट दें, तो हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो जॉइंट देखना है कि जॉइंट की अप्रोच क्या है, ज़्यादा बड़ा जॉइंट है, लार्ज जॉइंट है तो लार्ज फोर्स, स्मॉल जॉइंट है तो स्मॉल फोर्स। और देखना है कि पेशेंट की टॉलरेट रेंज क्या है, जितना पेशेंट टॉलरेट करे। लाइक लार्जर जॉइंट्स में सच एज दिस, तो इसमें हम ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन कैन बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, हम एक मेजर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ दे आर सेइंग कि ग्रेड 3 स्ट्रेच से भी पेशेंट को पेन नहीं होनी चाहिए, सिम्टम्स तो किसी भी ट्रीटमेंट से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो लोकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट को। लेकिन अगर पेशेंट को स्ट्रेच करवाया और पेशेंट का किसी और जॉइंट पे मसल स्पाज़ में पेशेंट को पेन निकला है, सिम्टम निकला है, तो फिर हमने इस ट्रीटमेंट को, ग्रेड 3 स्ट्रेच को डिसकंटिन्यू कर देना है। और हमने असेस करना है, पेशेंट को रिपोजिशन करना है, जो फोर्स लगा रहे थे और इंटेंसिटी उस सब को अल्टर करना है। और हमने हो सकता है कि हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को पोस्टपोन कर दें, पहले हम उसकी हीलिंग को होने दें, रिलैक्सेशन करवाएं उसकी, और फिर हम ग्रेड 3 करवाएं। अब प्रिपरेशन करनी है स्ट्रेच 3 मोबिलाइजेशन। बिफोर परफॉर्मिंग द स्ट्रेच मोबिलाइजेशन हम एक सॉफ्ट टिश्यू को, जॉइंट को प्रिपेयर करते हैं। अब जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यू है, मसल टेंडन्स, वो कहाँ पे इंसर्ट होते हैं इनटू द जॉइंट, तो हो सकता है उसकी वजह से जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम पहले सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि मसल स्पाज और पेन को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो हमने एडजंक्ट प्रोसीजर्स, मतलब मोबिलाइजेशन को, पेन रिडक्शन को, इन सब प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, ताकि हम पेशेंट के जॉइंट को पहले मोबिलाइज कर सकें और फिर इजीली हम उसको स्ट्रेच कर सकेंगे और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे सकेंगे। अब हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, 2 फेजेस में, एक वार्म अप करेंगे, एक कूल डाउन करेंगे। वार्म अप में हम पेशेंट को कोई भी हीटिंग मोडेलिटी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सच एज हीट पैक दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव वार्म अप होता है वो एक्सरसाइज होता है। पेशेंट को आप माइल्ड एक्सरसाइज करवा के उसके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेज करो। जब बॉडी टेम्परेचर रेज होता है ना, तो हमारे पास ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव होता है, और पेशेंट की जो सर्कुलेशन है ओवरऑल बॉडी की वो भी इंक्रीज़ होती है, और पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी ईजिली स्ट्रेच हो सकेगा, क्योंकि पेशेंट की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ वार्म अप इज एक्सरसाइज। अब हमने पेशेंट को स्ट्रेच दे दिए, अब हमने बाद में क्या करना है कि उसको कूल डाउन करवाना है टू प्रिजर्व द मोबिलिटी गेंस। तो जो मोबिलिटी हमने गेन की थी उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने कोल्ड कभी भी ड्यूरिंग द स्ट्रेच और प्रायर टू स्ट्रेच, पहले कूल डाउन नहीं कराना। कूल हमने हमेशा
बाद में करवाना है, ड्यूरिंग भी नहीं करवाना। अगर हम ऐसा करवाएंगे तो मसल की इंजरी हो सकती है। मसल को जब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे ना, इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होगी मसल की, तो स्ट्रेच करेंगे तो इंजरी हो सकती है। इसलिए हमने बाद में करानी है ताकि पेशेंट की जो हीलिंग है, जो मसल सोननेस होनी थी वो भी नहीं होगी, इंजरी भी नहीं होगी, और पेशेंट को जो मोबिलिटी गेन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए गेन हो जाएगा। अब हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसकी प्रोग्रेस करनी है। और जो एक मोस्ट फ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये है कि हमने कितनी ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है, और हमने ये देखना है कि इसका आंसर ये है कि कितनी ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है जितनी ज़रूरी है, जितनी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने कहा, उन्होंने नीचे जनरल गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करेंगे कि हमने सेफ़ ट्रीटमेंट अप्लाई कैसे करना है और कितनी देर के लिए करना है। अब हमने देखा कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज़ हो रही है, पेशेंट नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, सिम्टम्स भी कम हो रहे हैं पेशेंट को। इसका मतलब है कि हमने ट्रीटमेंट हम अप्लाई ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने कंटिन्यू रखना है इस ट्रीटमेंट को। मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है एक ही सेशन में, तो हमने उस दिन इट इज़ वाइज टू डिसकंटिन्यू एडिशनल ट्रीटमेंट डे। हमने कहा हमने पेशेंट को ग्रेड 3 स्ट्रेच दिया, उसको पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो अब हमने उसको मज़ीद कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी उस दिन के लिए, हमने उसकी पेन ख़त्म कर दी है, अब हमने ट्रीटमेंट को ख़त्म कर देना। उसके बाद क्रोनिक केसेस एंड सिग्निफिकेंट्स क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी, उन्होंने कहा है ये तो हमने एक दिन के लिए करा, लेकिन कई जो हमारे पास केसेस होते हैं हाइपोमोबिलिटी, उसको हम एक ही सेशन में ठीक नहीं कर सकते, उसको हमारे लिए सेवरल सेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस डिजीज़ ज़्यादा है जॉइंट में, तो उसको ट्रीटमेंट भी ज़्यादा रिक्वायर होगी, सेशंस भी ज़्यादा रिक्वायर होंगे। अब यहाँ पे पेन ख़त्म हो गई थी, अब यहाँ पे हमारे पास पेन ख़त्म नहीं हो रही, रीएवैल्यूएट भी कर लिया है हमने, हर चीज़ करके देख लिया, फिर भी पेशेंट हमारे पास ठीक नहीं हो रहा, तो अब हमने उसको रेफ़र कर देना इनटू अ मेडिकल डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के लिए, और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएगा। अब हमने कहा अब पेशेंट ठीक हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसकी रेंज ऑफ मोशन पहले इंक्रीज़ हुई, लेकिन अब वो रुक गई है, उसमें प्लेट्यू आ गया, मतलब नो चेंज, अब वो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो अब हमने उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। एक तब भी डिसकंटिन्यू कर देना है, और एक तब भी कि जब पेशेंट अब एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है ऑल द रेंज ऑफ मोशन, थ्रू आउट द रेंज, पूरी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर सकता है, फिर भी स्ट्रेच मोबिलाइजेशन नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेच मोबिलाइजेशन क्यों दे रहे थे, रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की अब हो गई है तो हमने इसको नहीं देनी। अब उन्होंने एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जॉइंट जो होता है ना, वो एक डायरेक्शन में हाइपर मोबाइल होता है और दूसरे में हाइपर मोबाइल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक जॉइंट है जो फ्लेक्शन में हाइपर मोबाइल है, तो हमने उसको देनी है स्ट्रेच 3 की ग्लाइड, लेकिन अगर हाइपर मोबाइल है इन एक्सटेंशन, तो फिर वो हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी। ओके, स्ट्रेच अ जॉइंट इन ऑल रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन, ठीक है, जिससे जॉइंट नॉर्मली मूव करेगा। अब हमने एक जो स्ट्रेच है वो सेफ़र पैटर्न में अप्लाई करना है, ना कि हमने पेशेंट की इंजरी का रिस्क इंक्रीज़ करना है, और ये हमने स्किल और क्वेश्चन रिक्वायर होंगी। उन्होंने अब यहाँ पे बताया कि जॉइंट हाइपरमोबाइल फ्लेक्शन में वहाँ पे इंडिकेटेड होगी, और एक एक्सटेंशन में तो हाइपर मोबाइल है वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। अब जो नोवाइस प्रैक्टिशनर मतलब अनस्किल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, बिगिन स्ट्रेचिंग, वो स्ट्रेचिंग को बिगिन करेंगे विथ सस्टेन ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। पहले हम प्री पोजीशनिंग करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे, प्री पोजीशन करेंगे रेस्टिंग पोजीशन में, और प्रोग्रेसिवली हम पेशेंट को नियरर टू द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या था, रेस्टिंग पोजीशन में अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई है, उसके बाद हमने पेशेंट को स्ट्रेच अप्लाई करना है। अब स्ट्रेच अप्लाई करते करते अब हमने पेशेंट को ट्रीट किया, और पेशेंट को अब प्लेट्यू फेज़ आ गई है, पेशेंट को नो चेंज। अब हमने क्या करना है, प्रोग्रेशन करनी है। पहले क्या करेंगे, रीपोजिशन इन रेस्टिंग पोजीशन, जाके यहाँ जैसे यहाँ किया था, अभी भी रीपोजिशनिंग एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन करेंगे। अब हमने इसको प्रोग्रेस करना है टू द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे नियर टू द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अब उसको हम बियॉन्ड लेकर जाएंगे, क्योंकि नो चेंज आ रहा था, अब हम अपनी प्रोग्रेस करेंगे। मोस्ट अफेक्टेड एंड बेटर कंट्रोल्ड व्हेन जॉइंट स्ट्रेचेस केयरफुली टाइम्ड टू अकर, हम किस पे डिपेंड करती है, ज़्यादातर टाइम पे, और हमने पेशेंट को उसका मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन भी देना है। अगर हम उसको स्ट्रेच करना है तो हमने मसल को ये भी टाइम देना है कि वो अपने आप को रिलैक्स भी करे, और ये हम डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्स इनहिबिशन टेक्निक दैट इंक्लूड्स PNF, जिसके हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कंट्रोल रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स टेक्निक, जिसमें पेशेंट एक्टिवली रिलैक्सेशन परफॉर्म करेगा पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एगोनिस्ट, जो कि एक हम उसके ऑपोजिट मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ये भी हमारे पास इफेक्टिव है इन टर्म ऑफ रिफ्लेक्स
इनहिबिशन, रिलैक्सेशन, मसल को रिलैक्स करेगा और उसकी जब पेशेंट रिलैक्स होगा तो उसको स्ट्रेच भी अच्छा आएगा, स्ट्रेचिंग्स ग्रेड 3 भी अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे।